हेलो एवरीवन, आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा पार्ट 4। हम अपने पिछले कुछ लेक्चर्स में इकोनॉमिक सर्वे के 3 पार्ट्स कवर कर चुके हैं और उन 3 पार्ट्स में हमने इकोनॉमिक सर्वे के पहले 3 चैप्टर्स कवर किए थे। हमने सबसे पहले हरियाणा इकोनॉमी एंड प्रोस्पेक्ट्स की बात करी थी, फिर हमने पब्लिक फाइनेंस के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, फिर तीसरे लेक्चर में हमने सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर कवर किया था। और आज के इस लेक्चर में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंडस्ट्री, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे, उनका फायदा उठाया होगा और उनसे आपको बहुत चीज़ें अच्छी सीखने को मिली होंगी। तो इसी सीरीज में आज के इस लेक्चर में भी मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको काफ़ी अच्छे से इंडस्ट्री, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर से नॉलेज गो थ्रू करवा पाऊँ और आपको इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करने में मैं समर्थ रहूँ। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। देखो, जब हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ आती है कि यहाँ पर हम कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, फर्म्स की बात कर रहे हैं। वो फर्म्स कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। लेकिन जब आप एक पूरे गवर्नमेंट के बेसिस पर देखें तो इंडस्ट्रीज़ का जो डोमेन है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। इंडस्ट्रीज़ की यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब हम एक स्टेट की इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडस्ट्री से बेसिकली हम सिर्फ फर्म्स, कंपनीज को नहीं जोड़ते हैं, उनके पीछे का जो बैकवर्ड लिंकेज है और उनके आगे का जो फॉरवर्ड लिंकेज है, उन दोनों को कंबाइन करके हम देखते हैं। तो अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब धीरे धीरे हमें जो एक ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को मिलती है। जिस टाइम हरियाणा बना था, जब हम 1 नवंबर 1966 की सिचुएशन देखते हैं तो उस टाइम पर जो हरियाणा था उसमें एग्रीकल्चर मेजर सेक्टर था। लगभग 61% जो कंट्रीब्यूटर था स्टेट की जीएसडीपी को, वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर था। उसके बाद 22% पे आपका सर्विस सेक्टर आता था और बाकी 17% आपकी इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती थी स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। ठीक है, अब अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो इस टाइम पर जो सर्विस सेक्टर है वो मेजर कंट्रीब्यूटर बन चुका है हरियाणा स्टेट की इकोनॉमी में। उसके बाद आता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर और सबसे लास्ट में पहुंच गया है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है किसी भी स्टेट में जब वो डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह बढ़ता है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में आपकी इंडस्ट्रीज एंड सर्विस की कंट्रीब्यूशन स्टेट जीएसडीपी में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो इंडस्ट्रीज एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा डोमेन है किसी भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में जिसकी कंट्रीब्यूशन एक स्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ना सिर्फ प्रोडक्शन जुड़ा होता है कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ का, इसके साथ साथ कुछ लोगों की लाइवलीहुड कंडीशंस भी जुड़ी होती हैं, कुछ लोगों की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जुड़ी होती हैं। तो इंडस्ट्री पे किसी भी स्टेट का सबसे ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि इसकी बैकवर्ड लिंकेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर रॉ मटेरियल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, और उसकी फॉरवर्ड लिंकेज की सर्विस सेक्टर को ये कंट्रीब्यूट करता है, उसके साथ साथ लोगों की सोशल इकोनॉमिक लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। ठीक है, तो जब भी हम इंडस्ट्रीज के कंपोनेंट की बात करते हैं, कुछ थ्रस्ट एरियाज की बात करते हैं, तो वहां पर हम कुछ मल्टीपल डायमेंशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट थ्रस्ट एरिया किसी भी इंडस्ट्रीज के बारे में हम देखते हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। कि अगर मान लो हम देख रहे हैं कि स्टेट में इंडस्ट्रीज काफ़ी डेवलप हो रही हैं, तो इंडस्ट्रीज नो डाउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर डेवलप होंगी, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टमेंट का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं दे रही है किसी इंडस्ट्री को, तो वहाँ पर इंडस्ट्रीज का पनपना नहीं हो पाएगा। आपकी जो गवर्नमेंट है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप के सपोर्ट्स देती है किसी भी इंडस्ट्रियल लोकेशन पर, तब जाकर वहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। अगर हम बात करें कि ऐसी कौन कौन सी थ्रस्ट एरिया है इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो एनर्जी में आ जाता है कि पावर सप्लाई एक पर्टिकुलर लोकेशन पर देनी है, क्या वो पावर सप्लाई वहाँ पर अवेलेबल अमाउंट में अवेलेबल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो आपकी डिसाइड करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड कि क्या वहाँ पर रोड का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, क्या वहाँ पर हम जो इंडस्ट्रियल हब बनाने जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ही बॉटम लेवल तक, बहुत ही बेसिक लेवल तक, अगर हम पूछें कि जो लास्ट इंडस्ट्री है वहाँ तक रोड पहुँच पा रहा है या नहीं पहुँच पा रहा है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका काउंट होगा। इसके साथ साथ जो वहाँ पर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है या किसी भी और तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये सब कंडीशंस आपको एक जगह पर मिल रही हैं, रोड, रेल, पावर, तब जाकर वहां पर आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन काफी अच्छे से सेट हो पाएगी। तो सबसे पहला और सबसे मेजर थ्रस्ट एरिया जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो आता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। नो डाउट हम काफी समय से जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल मशीन्स हैं उनके बेसिस पर प्रोडक्शन करते आ रहे हैं, बट ये चीज सस्टेनेबल नहीं है।
देखो क्या होता है कि जब आप एक पुरानी मशीन से काम करते आ रहे होते हो तो आपको वहां पर उसकी एफिशिएंसी काफी लो देखने को मिलेगी। तो जब आप उसमें इनोवेशन लेकर आते हो, उसमें नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करते हो, तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट से आप ज्यादा अमाउंट ऑफ आउटपुट ले सकते हैं एज कंपेयर टू योर प्रीवियस मशीन्स। तो अगर आप एक इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हो, उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हो, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको वहां पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करनी पड़ेंगी। तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट ध्यान दे रही है इस पर्टिकुलर थ्रस्ट एरिया पर, क्योंकि उनको पता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद आप विदाउट चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, विदाउट ब्रिंगिंग द इनोवेशन, आप लेवल रेज नहीं कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी का। फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अगर आपको आउटपुट प्रोडक्शन बढ़ानी है तो या तो आप एक कहते हैं ना कि ज़्यादा मशीन्स लगानी शुरू कर दो, ज़्यादा एरिया में इंडस्ट्रीज बनानी शुरू कर दो, या फिर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दो, एफिशिएंसी बढ़ा दो। तो वहां पर आपको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लेकर आनी पड़ती है। तीसरा जो मेन थ्रस्ट एरिया है वो है स्किल डेवलपमेंट। जितनी आपकी इलिटरेट लेबर होगी, जितनी आपकी ट्रेडिशनल लेबर होगी, उतनी आउटपुट कम होगी। नो डाउट क्वालिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ट्रेडिशनल लेबर में भी हमें काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। बट स्किल डेवलपमेंट का फायदा क्या है कि आप काफी अच्छी एफिशिएंसी ले सकते हैं अपनी लेबर की, और उनको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आप डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। देखो अभी क्या है कि आपकी जो लेबर है वो इलिटरेट है, आपने उसको एक पर्टिकुलर काम सिखा दिया और वो काम बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको किसी और एरिया में लगाना चाहते हो, आप अपने आप को डाइवर्स करना चाहते हो, अपनी जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट है उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आपको नई इंडस्ट्री सेट करनी पड़ेगी, नई मशीन से लेकर आनी पड़ेंगी, और फिर उसी लेबर को आपको दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मशीन पे काम करने के लिए। तो ऐसी लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो कई बार हमारे लिए घातक साबित हो जाती है, कई बार हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर है तो वो नो डाउट जो नई टेक्नोलॉजी है उनके थ्रू खुद को जल्दी से अपग्रेड कर लेगा, और उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्शन में भी काफी अच्छे से हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट भी एक बेसिक थ्रस्ट एरिया है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप नर्चरिंग। देखो क्या होता है कि हम जनरली ये मान के चलते हैं कि जो इंडस्ट्री डोमेन है ये बड़े लोगों की बात है, ये छोटे लोगों की बात नहीं है। तो जनरली हम एमएसएमई इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फोकस एरिया नहीं देते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं देते हैं, हम उसे अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि एमएसएमई मतलब छोटी दुकान है, छोटे कारखाने, लेकिन जब हम उसकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं अपनी इकोनॉमी में तो हमें लगता है कि मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज काफी यूजफुल कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी स्टेट की इकोनॉमी में। तो उनकी डेवलपमेंट के लिए हमें जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन जिनके पास फंड नहीं है, जिनके पास क्रेडिट नहीं है, उनको हमें नर्चर करना चाहिए, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को हमें बढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। तो उसलिए वहां पर हमें डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज देनी चाहिए उनको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि एक आदमी काफी कैपेबल है, उसके पास काफी अच्छे इंस्टीट्यूट की डिग्री है, बहुत अच्छा उसका माइंड है, अगर उसको पर्टिकुलर इकोसिस्टम मिल जाए, अच्छा इकोनॉमिक इकोसिस्टम मिल जाए, तो वो काफी अच्छी डेवलपमेंट कर सकता है इकोनॉमी में। तो आप अगर उसको ऐसी नर्चरिंग देंगे, आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, तो नो डाउट उसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है वो काफी अच्छे रिजल्ट भी लेकर आएगी। तो ये भी एक पर्टिकुलर एरिया है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखो क्या होता है कि इंडस्ट्री से सिर्फ देश का फायदा नहीं होता, इंडस्ट्री से सिर्फ हमारी इकोनॉमी का फायदा नहीं होता है, इंडस्ट्री से हमारे जो सोशल कंडीशंस हैं वो भी इंप्रूव होती हैं। अगर आप देखो कि एग्रीकल्चर एंड राइट सेक्टर के बाद कौन सा जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, तो वहां पर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर पक्का आएगा। तो इंडस्ट्रीज का फायदा क्या होता है कि यहाँ से लोगों की लाइवलीहुड कंडीशंस जुड़ी होती हैं। जब आप लोगों को नौकरी देते हो तो आप उनका और उनकी फैमिली का जो गुजारा है उसको आप इंश्योर करते हो। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अगर कोई इंडस्ट्री डेवलप कर रही है तो वो इकोनॉमी में एक तरह की इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन भी कर रही है। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कब? जब वो जीएसडीपी में अपना प्रॉफिट या रेवेन्यू के थ्रू कंट्रीब्यूट करती है। और इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कब? जब वो एक लोग को लाइवलीहुड देती है, लाइवलीहुड के बाद एक आदमी के पास पैसा आता है, वो पैसा वो डिफरेंट प्लेसेस पे खर्च करता है, जो कि अल्टीमेटली स्टेट एक्सचेकर के पास जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो एक आदमी की सैलरी 15,000 रुपये है ना, पहले उसे कुछ नहीं मिलता था, तो पहले वो बहुत कम सामान खरीदता था, लेकिन जब उसे 15,000 रुपये मिलने लगे तो वो धीरे धीरे अपनी जो इनकम की जो जगह जगह वो खर्च कर रहा है वो एरिया बढ़ जाएगा। तो जब वो जगह जगह खर्च करेगा तो वहां पर वो किसी ना किसी फॉर्म में इनडायरेक्ट टैक्स पे करेगा, और वो इनडायरेक्ट टैक्स किसको कंट्रीब्यूट करेगा? स्टेट को कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होने से स्टेट का भी इनडायरेक्ट फायदा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा एक और बहुत थ्रस्ट एरिया है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कि अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को हम इतना मिनरल रिच स्टेट नहीं मानते हैं।
यहाँ पर जो नेचर द्वारा दिए गए जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी कम हैं। तो हमारे पास अगर रिसोर्स क्रंच है तो हमें जो हमारे पास एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनकी काफ़ी अच्छे से मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, उनको काफ़ी अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात आ जाती है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है कि हम उन तरीकों से रिसोर्सेज का यूज़ करें कि वो ना सिर्फ हमारे लिए यूज़फुल रहें, हमारे आने वाली जनरेशन भी उनको यूज़ कर पाए। समझ रहे हो कि हम उनको ऐसे वे में यूज़ ना करें कि हम उनको एक्सप्लॉइट करते जाएं। हम अपने फायदे के लिए उन रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा यूज़ कर लें कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनकी अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करी जाए और उनको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने की कैपेबिलिटीज जनरेट करी जाए। ठीक है, अगर हम इन थ्रस्ट एरियाज पर ध्यान देते हैं, अगर हम इंडस्ट्रीज के इन थ्रस्ट एरिया पर ध्यान देते हैं तो उसका फायदा क्या होगा? देखो, कुछ डायरेक्ट फायदे हैं और कुछ इनडायरेक्ट फायदे हैं। डायरेक्ट फायदा कैसे कि इससे जो हमारी स्टेट की जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी। और इससे क्या हुआ कि स्टेट का अगर पैसा आएगा तो स्टेट जो नई पब्लिक सर्विसेज उन पर खर्च भी करेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा। तो एक तरीके से आपकी जो वर्चुअस साइकिल है वो चल जाएगी। दूसरा फायदा क्या है कि अगर हम ये थ्रस्ट एरिया सारे डेवलप कर लेते हैं तो इससे हमारे स्टेट में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, मतलब क्या कि एक बिजनेस करने के लिए कितना ईज है वहां पर आपके स्टेट में, ये डिटरमाइन अगर आपका एक अच्छा इकोसिस्टम करता है तो आपकी जो स्टेट की जो लोकेशन है वहां पर आपको इंडस्ट्रीज ज्यादा पनपती हुई दिखेंगी, ज्यादा इंडस्ट्रीज आती हुई दिखेंगी। समझ रहे हो कि अगर मान लो एक अच्छा एनवायरनमेंट है, एक अच्छा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है हमारे स्टेट में, तो उसकी वजह से और इंडस्ट्रीज आएंगी। ये एक तरह का मैग्नेट का काम करेगी नई इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि जिन स्टेट्स में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता है, जहां पर लोग या जो और रिसोर्सेज हैं उनकी अच्छी तरह मैनेजमेंट नहीं होती है, तो वहां पर आपको ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत सारे स्टेट्स इसका एग्जांपल है। लेकिन जिन स्टेट्स में रिसोर्स मैनेजमेंट अच्छी है और वहां पर जो गवर्नमेंट है वो टेक्नोलॉजी इनोवेशन को प्रमोट कर रही है, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, तो वहां पर आपको इंडस्ट्रीज ज़्यादा देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल गुजरात। ठीक है, तो इसी तरह जो हरियाणा है, अगर मान लो इन थ्रस्ट एरिया पे काफ़ी अच्छे से काम करता है तो हरियाणा में भी हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर देखने को मिलेगा। और इसका फायदा क्या होगा कि वहां पर और कंपनी आएंगी और इंडस्ट्रीज आएंगी। इसके साथ साथ अगर हम रिसोर्स मैनेजमेंट सस्टेनेबल तरीके से करते हैं तो वी आर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और आपको पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट जो है, ये जो हमारे नेशनल लेवल पर हम SDG 17 को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसके अंदर 169 टारगेट हैं जिनको हमने अचीव करने की बात करी है टिल द ईयर 2030, उनमें हरियाणा स्टेट भी उन टारगेट्स को मान के चल रही है। तो अगर हम ये प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, दोनों ही लेवल पर कंट्रीब्यूट करेंगे। फिर आता है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। देखो, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रियल जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी हैं, इंडस्ट्रीज वहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी, वहाँ पर और इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपने एक जगह एक अच्छा प्लांट लगाया, इसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे प्लांट लगने शुरू होंगे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे और ये एरिया आपका ओवरऑल ग्रो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट आने से क्या फायदा है कि इन्वेस्टमेंट आने से सरकार और अच्छा काम कर सकती है और अच्छी लोकेशन डेवलप कर सकती है, जिसकी वजह से फर्दर इन्वेस्टमेंट आएंगी तो आपकी पॉजिटिव वर्चुअस साइकिल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। इसके साथ अगर हम कुछ और फायदे देखें तो आप एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो आप किसी पर्टिकुलर एक्सपोर्ट में अभी विशेषज्ञ हैं, आप स्पेशलिस्ट हैं कि हरियाणा मान लो ये पर्टिकुलर आइटम एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपने और इंडस्ट्रीज डेवलप करी तो हरियाणा की जो डाइवर्सिफिकेशन है एक्सपोर्ट की वो बढ़ जाएगी और जो डिफरेंट आपका जो रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से वो भी बढ़ेगा। तो जो हमारा फिस्कल डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट है वो आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक और फायदा क्या है कि इससे हमारी नई इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और जनरेट होंगी, ये साइकिल हमारी फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर आप इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और जनरेट करेंगे तो जो लोकल यूथ है उसको हरियाणा के अंदर ही इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और वो बाहर नहीं जाएगा, पलायन नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगी। तो जो हमारा टैलेंट है वो हमारे पास ही रहेगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020। जो हरियाणा गवर्नमेंट है एक पॉलिसी बनाने की बात कर रही है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हरियाणा एंटरप्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020। अभी ये पॉलिसी फ्रेम नहीं हुई है लेकिन इसको फ्रेम करने के लिए पूरी जोर शोर से कोशिश जारी है। इस पॉलिसी के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, जैसे हरियाणा को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है, हरियाणा को एक बहुत ही प्यारी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना है, हरियाणा में रीजनल डेवलपमेंट अचीव करनी है
और रीजनल डेवलपमेंट ऐसे नहीं अचीव करनी कि कुछ पर्टिकुलर एरिया ज़्यादा डेवलप कर जाए और कुछ एरिया बहुत ही कम डेवलप कर पाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है और इक्विटेबल डेवलपमेंट करनी है कि जो हमारे जींद, हिसार, महेंद्रगढ़ वाले एरिया हैं वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो, जो हमारा सोनीपत, गुड़गांव और जो हिसार वाला एरिया ये भी हमारे डेवलप हों। तो हर एक एरिया में इक्विटेबल डेवलपमेंट की कोशिश करी जाएगी। फिर एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश करी जाएगी कि अभी जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका दायरा हम बढ़ाएं, हम उनका स्कोप बढ़ाएं कि अब हम एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइटम ही नहीं, उनके अलावा और भी आइटम्स एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी जनरेट करें। फिर आएगा कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे सिटीजन है हरियाणा स्टेट के, उनका लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की बात करें, उसको इंक्रीज करने की बात करें। ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की बात करी जा रही है और 5 लाख नई जॉब क्रिएट करने की बात करी जा रही है हरियाणा स्टेट में। ठीक है। तो इस पॉलिसी के बारे में आपको ध्यान रखना है, हरियाणा एंटरप्राइज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020। इसके अलावा हरियाणा में और बहुत सारी सेक्टरल पॉलिसी लॉन्च हो रखी हैं। सेक्टरल पॉलिसीज का मतलब क्या है कि एक पूरी इंटीग्रेटेड पॉलिसी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को टारगेट करने के लिए पॉलिसीज बनाई गई हैं। अब ये पॉलिसीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, जो मेरा मेन मकसद है इन पॉलिसीज को बताने का वो ये है कि बहुत बार हमारे पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये पर्टिकुलर पॉलिसी कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी। तो यहीं पर ही आप उस पर्टिकुलर पॉलिसी को लिख लीजिए और उसका ईयर भी लिख लीजिए। ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, हरियाणा एग्री बिजनेस एंड फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2018 में लॉन्च हुई। हरियाणा एग्री बिजनेस जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कम्युनिटी बिजनेस है उसकी बात कर रहा है एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा है। सेकेंड है हरियाणा लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी, ये 2019 की है। हरियाणा टेक्सटाइल पॉलिसी 2019 की एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हरियाणा फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2019। तो ये सेक्टरल पॉलिसीज डिफरेंट सेक्टर को टारगेट कर रही हैं। ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए है, ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, ये हमारी लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए है और ये हमारी एग्री बिजनेस सेक्टर के लिए है। तो ये जो पॉलिसी है ये है इंटीग्रेटेड पॉलिसी, कंबाइंड पॉलिसी, कंप्रीहेंसिव पॉलिसी। ठीक है। और ये अभी डेवलप हो रही है। यहां पर हमारे थ्रस्ट एरियाज क्या हैं ये, और यहां पर क्या है कि हमने इंडिविजुअल सेक्टर को टारगेट कर रखा है। क्लियर है। तो आप इनका ईयर पक्का लिख लीजिए। मैं आपसे अभी रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप ये काम अभी कर लीजिए। ठीक है। आप दोबारा वीडियो देखेंगे बाद में, आपका टाइम वेस्ट होगा, तो अभी अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेजर रिफॉर्म्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हमें धीरे धीरे खुद को अपग्रेड करना है, अपने जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसको बढ़ाना है और कहीं ना कहीं अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना है। तो इसलिए वो बहुत सारे रिफॉर्म्स ले रही है। अगर हम बात करें कि एमएसएमई इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की, एमएसएमई इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस। ठीक है। जिनका जो स्केल है काम करने का या जो तो उनका रेवेन्यू है, एनुअल रेवेन्यू टर्नओवर, वो एक पर्टिकुलर लिमिट से कम है। ठीक है। उन इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो उनके लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जहां पर उनकी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए एक सिंगल सेंटर बन जाए। कि अगर मान लो किसी एमएसएमई को किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कोई परेशानी आ रही है बिजनेस सेट करने में या कुछ लाइसेंस लेने में या फिर कोई और परेशानी आ रही है, तो उसके लिए वो इस कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर पर जाकर अपनी सारी परेशानी सॉल्व करवा सकता है। अब इनमें सरकार बेसिकली क्या कर रही है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चला के रखा हुआ है। क्लस्टर डेवलपमेंट मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर एरिया को क्लस्टर बना दिया गया है। कि जैसे अगर हम बात करें कि पानीपत में एक पर्टिकुलर क्लस्टर बना दिया है, सोनीपत में एक पर्टिकुलर क्लस्टर बना दिया है और उन क्लस्टर्स की डेवलपमेंट की पूरी स्कीम चलाई गई है। ठीक है। अब इसके साथ साथ एक और है मिनी क्लस्टर स्कीम। ये तो बात करी हमने बड़े क्लस्टर की, और इनमें भी छोटे छोटे क्लस्टर, मिनी क्लस्टर भी बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 27 मिनी क्लस्टर गवर्नमेंट डेवलप करने की बात कर रही है इन रिसेंट ईयर्स में। उसके बाद क्या आता है हमारा कि एमएसएमई सेक्टर को और अच्छे से प्रमोट करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर ये बनाया जा रहा है इंडस्ट्रियल टाउनशिप और रोहतक। जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है रोहतक में, वहां पर एक सेंटर बनाया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर। इसके साथ साथ जो सेंट्रल टूल रूम है लुधियाना में, उसकी जो ब्रांच है वो एक्सटेंड करी गई है फरीदाबाद में, और जो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है इसकी एक ब्रांच लेकर आई गई है नीम का फरीदाबाद में। तो बेसिकली गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर आप देखें यहाँ पर, तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले रही है ताकि जो आपकी इंडस्ट्रियल आउटपुट है एमएसएमई लेवल पर वो बढ़े। एमएसएमई को सपोर्ट देने की बात कर रही है डिफरेंट वे में, कि उनके लिए एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हो, उनके लिए कुछ ऐसे एरियाज हो जहां पर उनकी डेवलपमेंट हो सको मैन्युफैक्चरिंग की। तो यहां पर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर, जहां पर जो आपकी लेबर है
MSMEs की उन लेबर्स की ट्रेनिंग हो सके टाइम टू टाइम, ठीक है। उसके अलावा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि आप देखें कि जो हमारी 2014 के बाद अप्रोच रही है वो हमेशा ये रही है नेशनल लेवल पर भी, कि हम अपनी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। और इन लास्ट 5 to 6 ईयर्स जो हमारी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही रिमार्केबल है, ठीक है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी अच्छे रिफॉर्म लिए हैं। और जो हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अप्रोच है वहाँ पर हम 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है कि आप चीज़ों को डिज़ाइन करिए और डेवलप करिए, ठीक है। चीज़ों को डिज़ाइन किया, डेवलप किया, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करिए, यूज़ करिए, और जब यूज़ करने के बाद आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हैं तो उसको इंप्रूव करिए। तो ये हमारी 3 pronged पॉलिसी है। आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन पूछ लें कि जो हरियाणा की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें से इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे दें, 3 में ये हो और चौथे में वो ना हो, तो आपको ये याद रखना, डिजाइन एंड डेवलपमेंट पहला प्रिंसिपल है, दूसरा क्या है इंप्लीमेंट एंड यूज, और तीसरा क्या है इंप्रूव। तो इन 3 प्रिंसिपल को फॉलो करके हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने की बात करी जा रही है, ठीक है। इसके साथ साथ सिंगल रूफ मैकेनिज्म हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर HEPC डेवलप किया गया है इन द ईयर 2017, और ये सिंगल पॉइंट आपको मिलेगा जहां पर आप किसी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 23 डिपार्टमेंट हरियाणा के इससे कनेक्टेड हैं। तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है डिफरेंट टाइप ऑफ क्लियरेंसेस के लिए। ये सिंगल पॉइंट है आपको डिफरेंट इंडस्ट्रियल क्लियरेंसेस लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हरियाणा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी देने के लिए आपका ये पूरा ऑनलाइन ई-गवर्नेंस प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन काउंसिल सेंटर। इसके साथ साथ आपने सुना होगा हमारे एक बहुत ही अच्छे पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका नाम है KMP। KMP क्या है आपका, इधर है आपका सबसे पहले कुंडली, ठीक है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, मानेसर एंड पलवल। तो कुंडली, मानेसर के नाम और पलवल के नाम पर एक KMP एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो कि दिल्ली को 3 तरफ से कवर करता है, और इसमें काफ़ी एरिया हरियाणा का आपका बॉर्डर टच करता है, सोनीपत वाला, गुड़गांव वाला, ठीक है। तो इसके आसपास एक आपका जो ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको डेवलप करने की बात करी गई है, और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट, ये इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल टाउनशिप डेवलप कर रही है। कहाँ पर, एक तो खारकोड़ा सोनीपत में और दूसरा कर रही है सोहना गुड़गांव में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अप्रोच क्या है कि जो हमारा एक्सप्रेस वे है इसके साइड वाली जो जमीन है, जो साइड वाला इसका एरिया है, उसका हम फायदा उठाएं, वहां पर हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएं। जैसा कि हमने डेडिकेटेड इकोनॉमिक फ्राइट कॉरिडोर है उनकी बात सुनी होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो रेलवे लाइन है उसके आसपास का जो एरिया है उसको इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। तो सेम हरियाणा गवर्नमेंट काम कर रही है KMP के साथ, ठीक है। KMP क्या है, कुंडली मानेसर एंड पलवल एक्सप्रेसवे। और यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो आपका एक्सप्रेस के आसपास ही जो 5 सिटीज डेवलप करने की बात भी करी गई है अंडर दी पंचग्राम विजन ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। हरियाणा गवर्नमेंट का एक विजन आया है, पंचग्राम विजन। तो यहाँ पर जो 5 गांव हैं उनको एज अ सिटी डेवलप करने की बात करी जा रही है अक्रॉस दी KMP एक्सप्रेसवे, ठीक है। और इसके साथ साथ नारनौल में, जो नारनौल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का, जो कि बेसिकली महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का वो अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नारनौल में, ठीक है। तो नारनौल भले ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन डिस्ट्रिक्ट जैसा ही है, क्योंकि हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ का कहाँ पर है, नारनौल में। तो यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने की बात कर रही है हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लिए जा रहे हैं अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स, ताकि हरियाणा को एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया जा सके, एक अच्छी इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जा सके, और एक अच्छी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल बनाया जा सके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं माइंस एंड जियोलॉजी की। देखो, वैसे तो मैंने आपको बताया कि हरियाणा में हमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज देखने को नहीं मिलते हैं। हरियाणा एक ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर आपको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा देखने को मिले, लेकिन डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद हरियाणा की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, और हरियाणा की जो नेशनल लेवल पर कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू अदर बिग स्टेट्स, ठीक है। तो माइंस एंड जियोलॉजी की बात करें तो जो माइनिंग ऑपरेशन हरियाणा में होते हैं, दे आर लार्जली कन्फाइंड टू द माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। मेजर मिनरल्स हरियाणा में ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। तो जो माइनर मिनरल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टोन, बोल्डर, ग्रेवल, सैंड, तो ऐसे मिनरल्स जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होते हैं, उनकी माइनिंग हमें हरियाणा में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ जो हरियाणा में पॉलिसी क्या चल रही है
कि हरियाणा में एक पॉलिसी ये फॉलो करी जा रही है कि जो भी हमारी माइनिंग एरियाज हैं उनकी जो लीजिंग जब की जाती है, उनका जब ऑक्शन किया जाता है, तो किसी बड़ी कंपनी को ये सारी ऑक्शन ना दे दी जाए, ऑक्शन के थ्रू सारी बिडिंग उनको ना दे दी जाए माइनिंग एरियाज की। ठीक है, इसका मतलब ये कि आप एक मोनोपोली नहीं बनाने देना चाहते। और हरियाणा में पॉलिसी काफ़ी अच्छी डेवलप करी गई कि हम किसी भी एक सिंगल पर्सन को सारी माइनिंग की फैसिलिटीज़ नहीं देंगे, क्योंकि इससे उसकी मोनोपोली स्टेब्लिश हो जाएगी। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो स्मॉलर माइनिंग ब्लॉक्स पहले बनाएं और उनको डिफरेंट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को दें। ठीक है, तो यहाँ पर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को स्मॉल माइनिंग ब्लॉक्स देने की पॉलिसी हमारी डेवलप हुई है, ताकि आपका एक मोनोपोली किसी आदमी की ना बन पाए ओवर ऑल दी माइनिंग ब्लॉक्स। और इसका फायदा क्या होगा कि आपका जो प्राइस है वो कंपेरेटिव वे में डिसाइड होगा। अगर मान लो एक ही आदमी को आप सारे माइनिंग ब्लॉक्स दे दोगे, उसकी मोनोपोली हो जाएगी, तो वो अपने प्राइस अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है, फिर वहां पर गवर्नमेंट उसके प्रॉफिट को रोक नहीं पाएगी। लेकिन अगर आप स्मॉलर ब्लॉक्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को दे रहे हो, तो वहां पर आप एक तो अच्छा काम करवा सकते हो, क्योंकि स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में बीच में आपस में कंपटीशन होगा, वो एक दूसरे से ज़्यादा फायदा लेने की कोशिश करेंगे, तो इस वजह से वो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। और दूसरी बात कि आप प्राइस पे कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ जितनी भी ऑक्शन हो रही है माइनिंग एरियाज की, वो ज़्यादातर ई ऑक्शन सिस्टम को फॉलो करके हो रही है, जहां पर काफ़ी ट्रांसपेरेंसी हमें काफ़ी देखने को मिलती है। ठीक है, इसके साथ साथ इलीगल माइनिंग वैसे तो हरियाणा स्टेट में ऑर्गेनाइज्ड वे में काफ़ी कम होती है। बहुत ही एक अच्छा स्टेट है हमारा हरियाणा, जहां पर हमें इलीगल माइनिंग बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए जो सेक्शन 21 क्लॉज 5 ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 बना रखा है, जहां पर किसी भी आदमी को पनिश किया जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को यूज करके। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। मैं आपको बता दूं कि जो एक्ट है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957, इस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड किया गया 2015 में। और 2015 में अमेंड करने के बाद इसमें एक सेक्शन 9 क्लॉज बी ऐड किया गया। और उस सेक्शन में क्या बोला गया कि जिस भी एरिया में माइनिंग होती है, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई जाएगी। ठीक है, अब जो ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनाई जाएगी, इस पर्टिकुलर मिनरल फाउंडेशन का काम क्या होगा कि वहां पर उस पर्टिकुलर माइनिंग एरिया में ये माइनिंग के द्वारा हुए काम के बाद जो लैंड बची या जो लोग बचे जो अफेक्ट हुए हैं माइनिंग से, उनके लिए रिक्लेमेशन एंड रिहेबिलिटेशन का काम करेगी। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां पर माइनिंग काफी ज्यादा होती है। ठीक है, अब वहां से अगर वहां पे माइनिंग हो रही है तो वहां से लोग अफेक्ट होंगे, वहां के लोगों का लाइवलीहुड अफेक्ट होगा, उनका एनवायरमेंट अफेक्ट होगा, उनकी सोशल लाइफ अफेक्ट होगी। अब उस चीज को बेटर करने के लिए, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या करेगी कि वो वहां पर रिक्लेमेशन करेगी डिफरेंट फैसिलिटीज का और रिहेबिलिटेशन इंश्योर करेगी लोगों की। ठीक है, इसके साथ साथ जो पर्टिकुलर माइनिंग कंपनी वहां पर काम कर रही है, वो लगभग 10% पैसा जमा करेगी। कहां पर? एक माइंस एंड मिनरल रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन फंड बनाया गया है, जहां पर लगभग 10% पैसा कंट्रीब्यूट करेगी वो माइनिंग कंपनी जो उस एरिया में माइनिंग कर रही है, और 5% कंट्रीब्यूट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो पैसा 15% आया उसको खर्च किया जाएगा लोगों की रिस्टोरेशन पे एंड रिहेबिलिटेशन पे, जो लोग माइनिंग से अफेक्ट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर है? ये चेयरमैनशिप के अंडर है डिप्टी कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद यहां पर जो काम होंगे वो किसके अंडर होंगे? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जहां पर जो खनिज क्षेत्र में जहां पर माइनिंग हो रही है, वहां पर जो लोगों का कल्याण है उसके लिए इंश्योरेंस करी जा रही है, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इस पर्टिकुलर स्कीम के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। अगर मैं इनके ऑब्जेक्टिव आपको बताऊं तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस एरिया में माइनिंग हो रही है उन एरिया के लोगों के लिए वेलफेयर स्टेप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट डेवलप किए जाएं। ठीक है, जैसे वहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज लेकर आए जाएं, वहां पर पानी की जो पीने की व्यवस्था है वो अच्छे से की जाए, स्कूल खोले जाएं, हॉस्पिटल खोले जाएं, तो ऐसे स्टेप्स लिए जाएं। तो वो फंड कहां से आएगा? इस पर्टिकुलर फंड से। ठीक है, उसके साथ साथ दूसरा एक पूरा स्टेप क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहां पर एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन की जाए। कि माइनिंग से क्या होता है बेसिकली कि जो आपकी सॉइल क्वालिटी वो डिग्रेड होती है, आपके एनवायरनमेंट में हार्मफुल केमिकल आते हैं, उसकी वजह से लोगों में बीमारियां आने का खतरा बढ़ जाता है। तो उसके रिगार्डिंग भी स्टेप लिए जाएंगे इस पर्टिकुलर फंड को यूटिलाइज करके। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के, जिसको डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को इंश्योर करने के लिए बोला गया है। इसके बाद आता है कि जो गवर्नमेंट है हरियाणा की, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर,
ताकि जितने भी हमारे माइनिंग एरिया हैं उनकी हम एक जियो मैपिंग कर पाएं, मतलब उनका हम पूरा एक मैप डेवलप कर पाएं। और वो मैपिंग किसको थ्रू की जा रही है? बेसिकली वो थ्रू करी जा रही है ड्रोन्स के, कि आप एक पर्टिकुलर माइनिंग एरिया के ऊपर ड्रोन्स चलाते हो और पूरे एरिया की मैपिंग करते हो ताकि आप रेगुलेट कर सको बेटर वे में, ठीक है, आप कंट्रोल कर सको किसी भी इलीगल एक्टिविटी को, और आप नजर रख सको माइनिंग एरियाज पे ताकि वहां पर कोई और इलीगल काम ना चल रहा हो। तो इस वजह से हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की मदद से जियो रेफरेंस मैपिंग करी जा रही है पूरे माइनिंग एरिया की इन दी हरियाणा। और इसमें जो एक और काम है कि हरियाणा एंटरप्राइज जो हमारा सेंटर हमने देखा था वो डिफरेंट माइनिंग लीजेस को ऑनलाइन ई ऑक्शन करने में काफी हेल्प कर रहा है, ठीक है, कि वहां पर आपका जो ई ऑक्शन सिस्टम है उसको हम अच्छे से एप्लीकेबल देखें फॉर अलोकेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ माइन लीजेस, तो वहां पर HPEC की हम मदद ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा जिस तरीके से मिनरल्स में काफी भगवान ने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया है मिनरल्स रिसोर्स देने में, उसी तरीके से पावर रिसोर्स देने में भी हरियाणा में भगवान ने काफी एक मतलब नेगेटिव अप्रोच दिखाई है। कैसे? कि हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में आपको कोई बहुत मेजर नदी देखने को नहीं मिलेगी। हरियाणा में हाइड्रो पावर पोटेंशियल बिल्कुल है ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। हरियाणा में अगर हम हवा की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें डेवलप करने की, तो हरियाणा में विंड की स्पीड इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती हमें ऑन अ रेगुलर बेसिस की हम वहाँ पर विंड पावर प्रोजेक्ट लगा सकें। अगर हम हरियाणा में कोल पावर प्लांट की बात करें तो बहुत ही लिमिटेड हमें कोल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे क्योंकि हरियाणा से कोल माइंस काफ़ी दूर हैं। और अगर हम बात करें किसी और टाइप ऑफ एनर्जी, फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी की बात करें, तो नो डाउट कि सोलर एनर्जी के लिए पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी हमें गर्मी देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में सोलर एनर्जी आती है, बट हमारे पास लैंड नहीं है सोलर एनर्जी पावर प्लांट्स बनाने के लिए। तो हरियाणा में पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली हम बहुत ही मुश्किल से पूरी कर पा रहे हैं, और यहाँ पर हम कहीं ना कहीं डेवलप हैं हमारे इंटरस्टेट पार्टनर्स पर, ठीक है। अगर हम हरियाणा का एनर्जी प्लान देखें तो हरियाणा में की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 11,972 मेगावाट, ठीक है। इनमें जो स्टेट के अपने स्टेशन है, स्टेट के जो अपने स्टेशन है उससे लगभग 2582 मेगावाट, और इसमें हमारे थर्मल पावर प्लांट वगैरह आ जाते हैं, तो 2582 मेगावाट हम यहां से जनरेट कर रहे हैं। 846 मेगावाट हमारा आ रहा है भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड से, और जो बाकी बचा कुचा एनर्जी का जो सोर्स है वो है सेंट्रल प्रोजेक्ट एंड इंडिपेंडेंट प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जो टोटल पावर अवेलेबिलिटी है हमारे स्टेट में वो है 5,21,775 लाख किलोवाट, ठीक है। अब ये डाटा इंपॉर्टेंट नोट करिएगा कि स्टेट में जो कंज्यूमर का नंबर है, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, वो पिछले 15 सालों में 20 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गया है कि 2001-2 में सिर्फ 35 लाख लोग ऐसे थे जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे थे, और अब ये लगभग 69,80,000 हो चुका है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट देखें तो वो बढ़ चुकी है 57 यूनिट इन 1967-68 से 1805 यूनिट पर पर्सन। तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो अभी काफी अच्छी है, बट हमें इसको और डेवलप करने की जरूरत है, ठीक है। हरियाणा ने उदय स्कीम को अडॉप्ट किया है। उदय स्कीम क्या है? उदय स्कीम के अंडर क्या कर रहे हैं हम कि जो हमारे डिस्कॉम्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनकी जो पोजीशन है, जो उनकी काफ़ी फाइनेंशियल पोजीशन काफ़ी ख़राब हो रखी है क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी डेप्ट है, तो उस पर्टिकुलर डेट पोजीशन को ठीक करने के लिए ये उदय बॉन्ड गवर्नमेंट रिलीज करती है, स्टेट गवर्नमेंट, और उससे क्या होता है कि जो पैसा आता है उसको जो हमारी फाइनेंशियल डिस्कॉम कंपनीज हैं उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है उसने 2 बार उदय बॉन्ड रिलीज किए हैं, एक बार 17,300 करोड़ के और दूसरी बार 8650 करोड़ के। तो इसका जो पैसा आया है बेसिकली जो हमारी डिस्कॉम्स हैं, स्टेट डिस्कॉम्स हैं, उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए यूटिलाइज किया गया है। क्लियर है? अब अगर एक और बात कि अगर हम बात करें कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम सबसे ज्यादा होती है, तो हरियाणा में इंडस्ट्रियल सेक्टर पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। उसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, और फिर हमारा आता है कमर्शियल और डोमेस्टिक सेक्टर। डोमेस्टिक सेक्टर आपका तीसरे नंबर पे और कमर्शियल सेक्टर चौथे नंबर पे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम 2020-21 की बात करें क्योंकि कोरोना का टाइम था, तो यहां पर डोमेस्टिक पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा थी, ठीक है। तो हरियाणा में जो पावर कंजम्पशन है इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडस्ट्री, आप याद रखिए इंडस्ट्री ग्रेटर देन एग्रीकल्चर, ग्रेटर देन डोमेस्टिक, ग्रेटर देन कमर्शियल। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें डिफरेंट, एक मिनट,
अब अगर बात करें हरियाणा की डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी अचीवमेंट्स की, तो जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो कि वन ऑफ द 2 मेन PSU है हरियाणा में जो इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट का काम कर रही है, तो ये फर्स्ट पोजीशन इसको मिली थी इन 16th नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉस्ट मैनेजमेंट 2018। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। एक और बात कि जो हरियाणा है ये हमारे देश का पहला रैंक कंट्री था, फर्स्ट स्टेट था हमारे पूरे कंट्री में जिसको स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर रिलीज करता है, वहां पर हरियाणा को फर्स्ट रैंक मिली थी कि इस एनर्जी एफिशिएंसी में हरियाणा का जो रैंक है वो फर्स्ट है अमंग 36 स्टेट्स एंड यूटीज, जिसको रिलीज करता है इस इंडेक्स को कौन? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो आपको एक तो याद रखना है कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019, इसमें रैंक 1 किसका था? हरियाणा का। इस इंडेक्स को रिलीज कौन करता है? आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और तीसरी बात कि कितने स्टेट्स इसमें रैंक किया जाते हैं? 36 स्टेट। फिर जो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसने न्यू एनवायरमेंटल नॉर्म्स को फॉलो किया ताकि जो एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं उनको मिनिमाइज कर सके, उनकी जो जनरेशन है वो मिनिमाइज कर सके। ठीक है। फिर हमारा जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, इसने 13 नए सब स्टेशन और 59 एग्जिस्टिंग सब स्टेशन को इंप्रूव करने की बात करी है। तो ये बेसिक अचीवमेंट्स हैं। मैं इन पॉइंट्स को आपको क्यों बता रहा हूँ, नो डाउट मुझे पता है कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हरियाणा PCS में अगर हम पुराने क्वेश्चंस देखें प्रीलिम्स के, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं जहां पर कुछ चीजें आपको लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली डाटा ही है, फैक्चुअल डाटा ही है, बट जब पेपर में आता है तो वहां पर हमें लगता है कि यार नजर मार लेते काश। तो इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर तरीके से तैयार कर दूं, आपको कोई भी एरिया वीक ना छोड़ूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं। तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में हमें डिफरेंट टाइप की स्कीम देखने को मिलती हैं, जहां पर सोलर एनर्जी से लेकर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने की बात करी गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इन डिफरेंट स्कीम्स को 1 बाय 1 कवर करते हैं। तो पहली स्कीम है ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोग्राम। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर ये ही अपने घरों में या अपनी इंडस्ट्रियल लोकेशंस पर अगर आप रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगा लेते हो तो उस पर्टिकुलर एनर्जी को आप वापिस दे सकते हो ग्रिड पर। तो इस पर्टिकुलर पूरे प्रोग्राम के अंडर 1600 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट करने की बात करी गई है बाय द ईयर 2022, और अभी तक लगभग 183 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट करने की डेवलपमेंट हो चुकी है हरियाणा स्टेट में थ्रू द ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद एक और स्कीम है हमारे पास सोलर वाटर पंपिंग प्रोग्राम, जहां पर जो अभी तक हमारे विलेजेस में डीजल पंप हम यूज कर रहे हैं पानी निकालने के लिए, इरिगेशन पर्पस के लिए, उनको रिप्लेस करने की कोशिश करी जा रही है। और इसमें ये पार्ट है सोलर वाटर पंपिंग प्रोग्राम एक नेशनल लेवल स्कीम का, जो है PM कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, और जहां पर 50,000 ऑफ ग्रिड, मतलब जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, सोलर पंप इंस्टॉल करने की बात करी जा रही है 3 हॉर्स पावर से लेकर 10 हॉर्स पावर तक। ठीक है, और यहां पर लगभग 75% सब्सिडी कौन देगा? आपका स्टेट गवर्नमेंट देगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंट है हरियाणा का न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का, उसने LED बेस्ड SPV होम लाइटिंग सिस्टम स्कीम शुरू कर रखी है। तो ये इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर आदमी को, एक हाउस होल्ड को, है ना, क्या दिया जाता है? 2 LED 6 वॉट की, 1 LED ट्यूब 9 वॉट की, एक DC सीलिंग फैन 25 वॉट का, और 1 USB पोर्ट फॉर मोबाइल चार्जिंग दिया जाता है। और इस पूरी स्कीम का नाम क्या है? मनोहर ज्योति। तो आपको याद रखना कि मनोहर ज्योति स्कीम किस चीज से रिलेटेड है? LED बेस्ड SPV होम लाइटिंग सिस्टम। इसके साथ साथ हरियाणा बायो एनर्जी पॉलिसी 2018 रिलीज हो चुकी है, और इस हरियाणा बायो एनर्जी पॉलिसी में लगभग 150 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात करी गई है 2022 तक। और इसी पॉलिसी के अंडर 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, कौन कौन से? कुरुक्षेत्र, कैथल, और उसके बाद जींद और महेंद्रगढ़, इन 4 फतेहाबाद, सॉरी, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद एंड फतेहाबाद, इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में एक बायोमास प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। वहां पर क्या होगा बेसिकली कि जो आपकी स्टेबल होती है, जो स्टेबल प्रोड्यूस होता है, उससे एनर्जी जनरेट करने की बात करी जा रही है, और इससे लगभग 5 मिलियन टन जो आपका स्टेबल प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंज्यूम करा जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसके साथ साथ सोलर इन्वर्टर चार्जर जो स्कीम है वो प्रमोट कर रहा है हमारा डिपार्टमेंट, और जो हरियाणा गवर्नमेंट उसने बोला है कि सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल किए जाएंगे स्टेट की गौशालास में, जिसमें लगभग 80 से 85% स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट देगा। ठीक है, अब अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट पे देखो पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में टोटल लेंथ ऑफ इंस्टॉल्ड रोड कितनी है, मेटालिक रोड कितनी है टोटल लेंथ। ठीक है, तो यहां पर आप सबसे पहले देखिए
कि हरियाणा में 4 टाइप के रोड आपको देखने को मिलेंगे। पहले हैं नेशनल हाईवे, जिनकी लेंथ कितनी है, स्टेट पीडब्ल्यूडी के द्वारा मेंटेन्ड वाले 72 किलोमीटर और एनएचआई द्वारा मेंटेन्ड द्वारा 3000 किलोमीटर। स्टेट हाईवेज कितने हैं, 1602 किलोमीटर। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कितने हैं, 1333 किलोमीटर और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कितने हैं, 20,753 किलोमीटर। तो टोटल 26,775 किलोमीटर लेंथ रोड है हरियाणा में। ठीक है, अगर हम बात करें एज ऑफ 2020 तो ये लेंथ इंक्रीज हो चुकी है। अब ये कितनी है, 27,235 किलोमीटर लेंथ है हरियाणा में रोड की। ठीक है, ये डाटा हमें इकोनॉमिक सर्वे से मिला है। अगर हम हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो हमें 2 विंग्स देखने को मिलते हैं, एक है रेगुलेटरी विंग और दूसरी है कमर्शियल विंग। ठीक है, अब जो कमर्शियल विंग है वो है हरियाणा रोडवेज और रेगुलेटरी विंग कौन सी है, बेसिकली जो डिफरेंट एक्ट्स को इंप्लीमेंट करती है। कौन कौन से, मोटर व्हीकल एक्ट 1988, कैरिज बाय रोड एक्ट 2007, हरियाणा मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 2016 और इसके अंदर जो रेवेन्यू आता है उसको हरियाणा गवर्नमेंट को पास ऑन करती है। जो कमर्शियल विंग है हरियाणा रोडवेज, ये लगभग 3,366 बसेस की एक फ्लीट है इसके पास, जो कि 24 डिपो और 13 सब डिपो से ऑपरेट करते हैं। हरियाणा में ऑन एन एवरेज 2.25 लाख किलोमीटर डेली आपकी रोड जो है वो ऑपरेट करती हैं और 1.19 लाख पैसेंजर डेली कैरी करती हैं। लेकिन डाटा 2020 का है कि लगभग इतनी बस लेंथ ट्रेवल करती है और इतने पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर हम 2020 से पहले वाला डाटा देखें, कोविड टाइम से पहले वाला डाटा देखें, तो लगभग 10 लाख किलोमीटर बस ट्रैवल करती थी और 9 लाख से भी ऊपर पैसेंजर ट्रैवल करते थे। ठीक है, डिपार्टमेंट ने लगभग 125 बस स्टैंड बनाए हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन में, और यहाँ पर जो पीपली है या कुछ और बस स्टैंड है जिनको और अच्छा डेवलप किया जा रहा है, स्मार्ट बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 22 डिपार्टमेंट्ल ट्रेनिंग स्कूल हैं फॉर ड्राइवर्स, और इसके साथ साथ जो आपका डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पर अभी तक आपके बस स्टैंड्स नहीं बनाए गए, वहाँ पर भी बस स्टैंड्स बनाने की बात करें, जैसे एनआईटी फरीदाबाद वगैरह में उनको डेवलप करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें आज के लास्ट टॉपिक की कि हरियाणा में इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन किस इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड कौन सी है, वो है हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। जो हरियाणा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है ये बेसिकली इंप्लीमेंट कर रहा है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को। ठीक है, और यहाँ पर हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड स्टेब्लिश हुआ था 1969 में बाय पंजाब खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड एक्ट 1995। इसका मेन एम क्या है, स्किल इंप्रूवमेंट करना, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना रूरल एरियाज में, और इसके साथ साथ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का बनने वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है दिमाग में। तो ये था हमारा इंडस्ट्री वाला चैप्टर, इसमें कुछ ज्यादा बताने को नहीं था, बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल डाटा था। तो जो इंपॉर्टेंट जनरेशन थी वो मैंने आपको पहली स्लाइड के थ्रू बताई कि हरियाणा में इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप होनी चाहिए, उसका फायदा क्या होगा, हमारे थ्रस्ट एरिया कौन कौन से होंगे, तो उसको आप यूज कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा आज का था रिगार्डिंग 4th चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। मैं आशा करूंगा कि बाकी चैप्टर्स भी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊं, बट आप पढ़ते रहिए, पुरानी चीजें रिवाइज करते रहिए और बाकी पार्ट्स को भी कवर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।